और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से, थाईलैंड से, जहां ये बड़ी खबर आ रही है। थाईलैंड के बैंकॉक में एक पब में भीषण आग लग गई और इस आग में जलने की वजह से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यह अग्निकांड इतना भीषण था कि मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। मरने वालों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं। घायल हुए 18 लोगों को 7 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस पब में आग लगी वो बैंकॉक के चाटुचक डिस्ट्रिक्ट के चोमपोन में है। भारतीय समय के मुताबिक आग रात करीब 1:30 बजे लगी। चश्मदीदों के मुताबिक पहले हल्का धुआं निकला, फिर अचानक पब के दरवाजे से बाहर आग की लपटें निकलने लगी। ये लपटें इतनी तेज थी कि बाहर से बचाव के लिए अंदर कोई जा ही नहीं सका। फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मौके पर पहुंचे और आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी थी और दर्जनों लोगों को अस्पताल ले जाया गया था। सबसे पहले मौके पर पहुंचे लोगों द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए फुटेज में थाई राजधानी के उत्तरी हिस्से में स्थित पब के सामने के दरवाजे से आग की भीषण लपटें निकलती हुई नजर आई और आसमान में घना काला धुआं उड़ता दिख रहा है, जबकि लोग वहां से भागने की कोशिश भी कर रहे हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चरनीविराकुल फौरन अग्निकांड वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए 27 लोगों की मौत की पुष्टि की। थाईलैंड के पीएम ने कहा कि आग लगने के कारण अभी जांच इसकी की जा रही है। घटना के बाद की तस्वीरों में जले हुए टेबल, कुर्सियां और पब का क्षतिग्रस्त अंदरूनी हिस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है। और जो पब के अंदर से आग की लपटें जिस रफ्तार से बाहर की तरफ आ रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि आखिर इतनी फोर्स से आग की लपटें बाहर की तरफ कैसे निकल रही हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आग ने काफ़ी विकराल रूप ले लिया। और ये जो अब देखिए आग की लपटें अंदर से बाहर की जानिब आ रही हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आग का फोर्स इतना ज़्यादा है, या यहाँ पर कुछ बाहर की जानिब लगे हुए एग्जॉस्ट हो सकते हैं या कुछ और चीज़ ऐसी है जिसका फ्लो आउट बाहर की तरफ है, उस वजह से ये आग की लपटें बाहर की तरफ दिख रही है। लेकिन जितनी तेज़ी से आग की लपटें आ रही बाहर की तरफ, इस तरफ से एंट्री करना किसी के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि बहुत जल्द जो है आधे घंटे के अंदर जो फायर फाइटर्स ने हालात पर काबू पा लिया और आग को बुझा लिया गया। लेकिन उस वक्त तक ही 27 लोगों ने इस आग में जलने की वजह से दम तोड़ दिया। 18 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें से अभी कई की हालत गंभीर है। हालात इतने बिगड़े कि खुद प्रधानमंत्री को वहाँ मौके पर पहुँचना पड़ा और उन्होंने भी जाकर के हालात को देखा खुद अपनी निगाहों से और मौत की पुष्टि की कि हाँ 27 लोगों की जानें गई हैं। और अभी इस बात की जांच चल रही है कि आग ये कैसे लगी होगी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो खुद मौके पर पहुंचे हालात की गंभीरता को देखते हुए कि आखिर एक पब में इतनी भीषण आग कैसे लग गई कि उसमें मौजूद 27 लोगों की जान चली गई। किसी को निकलने तक का मौका नहीं मिल पाया। ये बहुत हैरान करने वाला है कि वैसे आमतौर से पब जो है उनकी बनावट कुछ इस तरह की होती है कि खूब अंधेरा सा और एग्ज़िट का और एंट्री के रास्ते बहुत छोटे से, जहाँ पर म्यूज़िक वगैरह चल रहा होता, लोग शायद उस समझ ही नहीं पाए कि आग लग गई है। और जब तक शायद लोगों को खबर हुई कि आग लगी है और यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, तब तक शायद बहुत देर हो गई और फिर लोग उसी आग की लपटों में घिर गए। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इस हादसे को लेकर क्या कहा है, सुनिए जरा। I asked one musician that happened to be on the stage when the incident took place. He said that there was a fire at the cutout switch, and after that thing happened very quickly, and there was blasting, and everybody tried to flee themselves from the smokes and the flame. So many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, tried to hide themselves away from the smokes and flames in the toilet, and that's where we found most of the bodies. Right now, we have been able to bring
the deceased bodies out for there are already 27 bodies. The rest were sent to hospitals already, and we are still checking their conditions. प्रधानमंत्री ने देखिए बातचीत करते वक्त लोगों से बताया कि उन्होंने वहाँ जो म्यूजिशियन होते हैं अंदर, जो बैंड के लोग होते हैं, उनमें से किसी से पूछा कि भाई ये कैसे आग लगी, तो उसका जवाब वो ठीक से नहीं दे पाया। लेकिन आप देखिए किस तरीके की अफरा तफरी मची। काफ़ी लोग थे इस पब में मौजूद, और जब ये आग लगी उसके बाद इतनी तेज़ी से आग भड़कती चली गई कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, और 27 लोगों की जानें गई हैं, और अभी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। और अब बड़ी खबर, अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला किया है। ये हमला खोदाब, बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट में किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज एयरपोर्ट पर भी अमेरिकी मिसाइल्स गिरी हैं। अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नेवी के मेन पोर्ट और नेवल हेडक्वार्टर पर भी हमला किया, जहां से ईरानी नेवी हॉर्मुज पर कंट्रोल करती है। इसके साथ ही अमेरिका ने कुवैत में अपने बेस से ईरान पर घातक मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान को निशाना बनाकर ये हमले किए। बुशर्ड से लेकर चाबहार तक, यानी पूरे दक्षिणी हिस्से में कोस्टल इलाकों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बाकायदा इन हमलों का ऐलान करते हुए ये कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ और हमले शुरू कर दिए हैं, ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करने के ईरान की क्षमता को लगातार कमजोर किया जा सके। कमांडर इन चीफ ने ईरानी फौज को जवाबदेह ठहराने के लिए इन हमलों का निर्देश दिया। ईरानी सरकारी मीडिया ने दक्षिण ईरान के सिरिक में ताहेरोई गांव के पास हुए हमलों की भी खबर दी है। अमेरिका लगातार कई दिनों से ईरान पर हमलावर है, ईरान के अलग अलग टारगेट्स को हिट कर रहा है। इस बीच खबर आ रही कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर पावर स्टेशन को निशाना बनाना शुरू किया है। अमेरिका ने ईरान के अराक में रिएक्टर पर हमला किया। इस रिएक्टर में ईरान की 40 मेगावाट हैवी वाटर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। दोनों देशों के बीच MOU के बाद ये पहला बड़ा हमला है। ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। जब अमेरिका ने पावर स्टेशन को निशाना बनाया, उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन को अमेरिका ने निशाना बनाया है। इससे पहले रेलवे फैसिलिटीज, कई ब्रिजेस को भी टारगेट किया था। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, एक्सपर्ट्स को कह रहे हैं कि अमेरिका कुल मिलाकर इस तरह के हमले इसलिए कर रहा है कि वो ईरान को घुटनों पर ला सके, ईरान को अपनी शर्तों पर झुका सके। और बार बार हॉर्मुज का भी हवाला इसीलिए दिया जा रहा है कि हॉर्मुज की वजह से ऐसा कर रहे हैं, जबकि हॉर्मुज तो ईरान ने खोल दिया था। लेकिन एक बाईपास करके एक दूसरा रास्ता अमेरिका की तरफ से बनाने की कोशिश की गई, जो ओमान के वाटर में से थी। और इसका मतलब ये होता कि ईरान जो पहले से तयशुदा रास्ता था, उससे अलग एक रूट बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, जिसे लेकर के ईरान ने उन शिप्स पर हमला किया था। जबकि MOU में साफ ये बात कही गई थी कि ईरानी अरेंजमेंट्स के साथ और ईरान के साथ कोऑपरेट करके ही यहाँ से जहाज निकलेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें बीच में उसको बाईपास करने की कोशिश की गई, और उसके बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के बदरपुर थाना क्षेत्र के मोलड़बंद इलाके में चाकू मारकर 17 साल के एक नाबालिग यश की हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि यश की हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में हुई, और आरोप यह है कि यश ने लड़की से दोस्ती खत्म करने से इनकार किया था। इसके बाद लड़की के भाई और उसके साथियों ने यश को मिलने के बहाने बुलाया, जहां दोनों के बीच में विवाद भी बढ़ गया और आरोपियों ने यश पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। साथ ही पुलिस मर्डर की असली वजह भी पता लगाने में अब जुट गई है। साहब मेरे को कुछ मालूम नहीं क्या हुआ जी, क्या घर से कितने बजे निकला था? घर से निकला था जी वो 6:30 पौने 7 बजे के करीब। अच्छा, आपको क्या पता चला? वो अपने दोस्त, उसका दोस्त था जी, वो कह रहा जी तेल डलवाने जाना है, तेल डलवा के आ रहे हैं अंकल जी। मैं कहा चल ठीक है। और उसके 10 मिनट बाद फोन आता है कि वो हॉस्पिटल में। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल? ये बाईपास पे था जी। अच्छा, जब मैं हॉस्पिटल गया तो वो खत्म था जी। अच्छा, खत्म हो गया। हाँ जी। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ता था? +2 में। तो क्या चाकू से हमला किया? चाकू से हमला किया जी।
अब आप क्या चाहते हैं? मेरे को न्याय चाहिए जी। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना के 3 जजों की बेंच करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं लगाई गई हैं, जिनमें चढ़ावा चोरी की कोर्ट के निगरानी में सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से आज अयोध्या पहुंचेगी। वहीं लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में गठित एसआईटी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए अयोध्या पहुंच रही है। वहीं सूत्रों की माने तो 15 जुलाई को शासन को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी अब कर रही है। तो वहीं इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का भी सुझाव दे सकती है। वहीं चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की रिमांड मांगी है। विपक्ष राम मंदिर मुद्दे पर भी बीजेपी और संघ को घेरने में जुट गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 4 जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं और आज 3 जजों की एक बेंच इस मामले को सुनेगी। याचिकाओं में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से इस चंदा चोरी मामले की जांच करवाई जाए और एक ऐसा इंतजाम करवाया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा राम मंदिर में ना हो सकें। उधर एसआईटी जो है आज एक बार फिर से अयोध्या विजिट करेगी और अपनी जांच को मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 जजों की पीठ करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें एडवोकेट अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने सीबीआई की अगुवाई वाली मल्टी डिसिप्लिनरी एसआईटी जांच, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और ट्रस्ट की अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। वहीं एडवोकेट अनूप अवस्थी ने अपनी याचिका में मामले की जांच सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने अपनी याचिका में ट्रस्ट के फाइनेंस का ऑडिट 2020 से अब तक पूर्ण दान विवरण पेश करने और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं एडवोकेट नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने फॉरेंसिक ऑडिट, सीसीटीवी रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क जांच की मांग वाली याचिका दाखिल की है। आज होने वाली सुनवाई इस मायने में बेहद अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को स्वीकार करता है या नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाता है तो वह केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांग सकता है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी आज एक बार फिर अयोध्या पहुंचेगी। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में गठित एसआईटी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए अयोध्या पहुंच रही है। सूत्रों की माने तो 15 जुलाई को शासन को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है। इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव दे सकती है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में एसआईटी को 40 दिनों के अंदर 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत मिले थे। चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस अब टिन्नू यादव गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अयोध्या पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। इस मामले में अयोध्या पुलिस की तरफ से एंटी करप्शन कोर्ट में अर्जी दी गई है। कोर्ट ने इस पर 14 जुलाई को सुनवाई का समय तय किया है। अयोध्या पुलिस ने अब तक रिमांड पर लिए गए अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से लंबी पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी कांड में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। अब पुलिस उन सुरागों का टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ कर मिलान करना चाहती है ताकि चढ़ावा चोरी कांड के बाकी तार को भी जोड़ा जा सके।
वहीं दूसरी ओर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज हो गई है। रविवार को धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से पुलिस ने सवाल जवाब किए। अयोध्या सीओ के दफ्तर में संतोष दुबे के राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल किए गए। करीब 10 मिनट तक हुई इस पूछताछ के बाद संतोष दुबे से और सबूत होने पर आज दोपहर तक आने को कहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संतोष दुबे ने भी शिकायत दर्ज कराई है। बयान देना था एसआईटी को। अच्छा, तो हमने उनको सारा बयान, जो हमारा कर्तव्य था एक जागरूक नागरिक होने का और अयोध्या आंदोलन का आरोपी होने के कारण, उस आंदोलन से जुड़े होने के कारण जो मेरा धर्म था, मैंने बताया। क्या क्या बताया आपने? मैंने बताया 1200-1250 रामशिलाओं से लेकर आज तक जो चोरी हुआ ये घटना चक्र बताया, और चोरी करने वाले कौन लोग हैं ये भी बता दिया। सारी चीज़ें बताई हैं। हमने कार्यवाही की अपेक्षा की है। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि इनको जेल ही भेजिए, बचने न पाएं। अगर ये बच जाएंगे तो देश में पुनरावृत्ति और इसमें बढ़ेगी और तमाम घटनाएं होंगी। राम मंदिर में हुए महापाप के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट करोड़ों राम भक्तों में भरोसा कायम करने की कोशिश में लगा है। इसके लिए ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति से लेकर राम मंदिर की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर संघ ने 3 दिनों तक चिंतन मनन किया। कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक खत्म हुई, जिसमें कहा गया कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी दुखद है। राम भक्तों की श्रद्धा को आघात लगा। एसआईटी और पुलिस जांच चल रही है। चढ़ावा चोरी के दोषियों को सजा मिले, भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसका इंतजाम किया जाए। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। संघ नहीं चाहता कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत हो। बीजेपी भी नहीं चाहती कि राम मंदिर के चढ़ावे पर सियासत हो, लेकिन विपक्ष अपनी डूबती सियासत में चढ़ावा चोरी को संजीवनी मान रहा है। विपक्ष के नेता चढ़ावा चोरी का आरोप लगाकर यूपी से लेकर केंद्र सरकार को घेरने में लगे हैं। जो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं कि जो चढ़ावा खा गए, और मतलब पता नहीं, मैंने नहीं कहा, ये जो वहाँ के कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन थे निपुंदर मिश्रा, उसने कहा ये चोरी नहीं डाका है, इससे फालतू क्या है। फिर भी ट्रस्ट को डिसॉल्व करो, वो करें, तो उसकी सीबीआई इंक्वायरी कराएं, सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर करवाएं, तो हम जजेंगे हाँ भाई ये ठीक है। वहीं कुछ पार्टियां चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद सनातनी हो गई हैं। रविवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का पाठ रखा। इस दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने संघ और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। श्री राम मंदिर में डकैती हुई है, उससे पूरी दुनिया के राम भक्तों को बहुत ठेस पहुंची है। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, जमीनों के घोटाले किए, सस्ती जमीन महंगी खरीद के पैसे, भगवान के नाम पे जो लाखों करोड़ों भक्तों ने पैसे दिए थे वो पैसे की चोरी कर ली। जब राम मंदिर बन रहा था उसमें बहुत बड़े स्तर पे कमीशन खोरी की उन्होंने। जो चढ़ावा आता था 40 दिन में सीसीटीवी में 70 बार चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं सीसीटीवी के अंदर, और 8 महीने की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। हम लोग सब लोग मांग करते रहे, हम सोच रहे थे कि ऊपर वाले कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया कि वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के संगठन, जितने आसपास के उनके साथी संगठन है, भाई संगठन है, वो सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, इसमें शामिल हैं। पूरा का पूरा ढांचा डकैतों को, डाकुओं को, चोरों को बचाने में लगा हुआ है।
चढ़ावे पर सियासत का जवाब बीजेपी आक्रामक तरीके से दे रही है और इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। विपक्ष भले ही राम मंदिर मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेंक रहा है, लेकिन करोड़ों सनातनियों में आज भी भगवान राम के लिए आस्था है। अब सभी को इंतजार है एसआईटी रिपोर्ट आने का, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आज सुबह की बड़ी खबर थाईलैंड के बैंकॉक से है, जहां एक पब में भीषण आग लग गई और इसकी वजह से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग जख्मी हैं। यह अग्निकांड इतना भीषण था कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। मरने वालों में 9 पुरुष हैं, 18 महिलाएं हैं। घायल हुए 18 लोगों को 7 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है। जिस पब में आग लगी वो बैंकॉक के चाटुचक डिस्ट्रिक्ट के चोमपोन में भारतीय वक्त के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे आग लगी। चश्मदीदों का कहना है कि पहले हल्का सा धुआं निकल रहा था, फिर अचानक पब के दरवाजे से बाहर आग की लपटें निकलने लगी। ये लपटें इतनी तेजी से बाहर की तरफ आ रही थी कि बचाव के लिए कोई भी अंदर नहीं जा पाया। फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन उस वक्त तक 27 लोगों की मौत हो चुकी थी। दर्जनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। सबसे पहले मौके पर पहुंचे लोगों के जरिए ऑनलाइन शेयर किए गए फुटेज में थाई राजधानी के उत्तरी हिस्से में इस पब के सामने का जो दरवाज़ा है, उसके दरवाजे से भीषण आग की लपटें बाहर निकलती हुई दिख रही, जो शुरुआती तस्वीरें आई, और आसमान में काला धुआं उठ रहा है, जबकि लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अफरा तफरी मची हुई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल फौरन खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए 27 लोगों की मौत की पुष्टि की। थाईलैंड की पीएम ने कहा है कि आग लगने की वजहों की जांच अभी की जा रही है। घटना के बाद की तस्वीरों में जले हुए पब को देखा जा सकता है, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि आग कितनी भयानक लगी थी। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद मौके पर पहुंचे, अधिकारियों से बात की, हालात को देखा समझा। 27 लोगों की जानें चली गई एक अग्निकांड में, और ये अग्निकांड थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। एक पब में रात करीब 1:30 बजे, भारतीय वक्त के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे आग लगी, और आग इतनी तेज़ी से भड़की, इतनी तेज़ी से फैले कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिल पाया, और 27 लोगों की इस आग में जलने और धुएं में दम घुटने की वजह से जाने गई है। 18 लोग घायल हैं और इनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। इनमें से कई की हालत गंभीर भी है। मतलब ये कि ये भी कहा जा रहा है कि अभी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये आप तस्वीर देखिए, जो एंट्री गेट है पब का, उसमें से आग की लपटें इतनी तेज़ी से बाहर की जानिब आ रही हैं, जैसे अंदर से कोई आग बाहर की तरफ लपटों को फेंक रहा है, और इसी वजह से कोई अंदर की तरफ जा नहीं पाया। जो चश्मदीद है वो ये ऐसा बता रहे हैं। खुद जब प्रधानमंत्री मौके पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक म्यूजिशियन से पूछा कि भाई आग कैसे लग गई, और ये सवाल सबके जहन में है कि आग इतनी तेज़ी से कैसे फैल गई कि किसी को बाहर निकलने का, लोगों को बाहर एग्जिट करने का, सुरक्षित खुद को बचा पाने का मौका ही नहीं मिल पाया। 27 लोगों की मौत हो गई। हालात इतनी बड़ी ये घटना है, आप समझिए कि खुद प्रधानमंत्री मौके पर पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने अधिकारियों से हालात की जानकारी। देखिए हर तरफ धुआं ही धुआं है, टेबल कुर्सियां सब जलकर खाक हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी आज अपना पर्चा भरेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन के मौके पर आज बीजेपी दतिया में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। सीएम मोहन यादव खुद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी नामांकन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती ने आशुतोष तिवारी को जीत का आशीर्वाद दिया।
की तैयारी है। बीजेपी के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले दतिया के किला चौक मैदान में बीजेपी की रैली होगी। ये रैली सुबह से शुरू होगी और दोपहर में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आशुतोष तिवारी अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे। इस नामांकन के दौरान सबसे बड़ा चेहरा होंगे नरोत्तम मिश्रा, जो इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। आज नरोत्तम मिश्रा खुद पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि वो आशुतोष तिवारी की जीत के लिए काम करें। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, टिकट नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं है और पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज़्यादा दूर तक देख सकती हैं वो ऊपर से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर माथे पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य। सर, आपको कोई भरोसा दिया गया है? कोई भरोसा दिया गया है कि नहीं, इस बारे में मेरे को न कोई भरोसा दिया न मैंने कोई भरोसा मांगा है। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है। आशुतोष तिवारी का नॉमिनेशन है, आप उनके नॉमिनेशन में रहेंगे? निश्चित रूप से उनके नॉमिनेशन में मैं जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। भोपाल से खुद सीएम दतिया आ रहे हैं। इस सीट के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। सीएम ने नामांकन से पहले ही जीत का दावा कर दिया है। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपनी जमीन नहीं देखती है, वो आसमान देख के चलती है और धड़ाम होती है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद से जो नाराजगी का घमासान मचा, अब उसके डैमेज को पलटने की तैयारी है। इसलिए आज सारे कद्दावर दतिया में जमा हो रहे हैं। आशुतोष जी नामांकन फॉर्म भरेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जो नामांकन रैली है उसमें भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। बीजेपी के लिए राहत की बात है कि नरोत्तम मिश्रा मान गए हैं। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। 2 दिन पहले उपचुनाव में बेटिकट किए जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जब बवाल काटा, उसने दतिया से भोपाल तक सियासी टेंशन बढ़ा दी। खुद नरोत्तम मिश्रा आज नॉमिनेशन करने वाले थे और नामांकन पत्र खरीद चुके थे, जिसके बाद संगठन ने नरोत्तम मिश्रा को तलब किया था और सीएम मोहन यादव के साथ ही संगठन के नेतृत्व से हुई बातचीत के बाद अब दतिया का सियासी माहौल एक बार फिर बदला सा नजर आ रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद दिया है। उमा भारती ने लिखा, मैंने दतिया से आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा के बाद नरोत्तम मिश्रा जी को ये कहते हुए सुना कि वो आशुतोष जी के नामांकन में भागीदारी करेंगे। ये एक आदर्श उदाहरण होगा। मैं नरोत्तम मिश्रा जी का बहुत सम्मान एवं स्नेह रखती हूँ। मैं उनसे जो कहना चाहती थी वो उन्होंने स्वयं कह दिया कि वो आशुतोष जी के नामांकन में रहेंगे। ये नरोत्तम जी का बड़प्पन है। मैं वृंदावन में हूँ। कल आशुतोष तिवारी ने मुझे फोन करके मुझसे जीत का आशीर्वाद मांगा। मैंने उनको उन्मुक्त मन से जीत का आशीर्वाद दिया। पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद पाने वाले आशुतोष तिवारी कौन हैं, ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश के दतिया के रहने वाले आशुतोष तिवारी जमीनी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़े रहे आशुतोष तिवारी ने संघ की शाखाओं से बीजेपी तक का सफर तय किया है। आशुतोष तिवारी वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी हैं। साल 2020 से 2023 के बीच शिवराज सरकार के दौरान आशुतोष तिवारी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन उपलब्धियों के आधार पर बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं, पर दतिया के समग्र विकास की और क्या बेहतर योजना बना सकते हैं, हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के जो हैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनके मार्गदर्शन में स्थानीय टोली के साथ, और केवल दतिया ही नहीं तो पूरे दतिया जिले में हम सब मिलकर के क्या और बेहतर कर सकते हैं। हमारे सेवड़ा के विधायक जी हमारे साथ में यहाँ खड़े हुए हैं। भांडेर के भी हमारे जो मित्र साथी हैं, चुनाव लड़े हुए लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबके साथ बैठ करके पूरे दतिया की बेहतर योजना क्या बना सकते हैं, सामूहिक विचार करें। आज नामांकन का आखिरी दिन है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीट पर उलटफेर हुआ और नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए।
कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिस पर अब बीजेपी के आशुतोष तिवारी का कांग्रेस के घनश्याम सिंह से मुकाबला होने वाला है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज बीजेपी के नए कैंडिडेट नवीन कुमार सिन्हा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना पर्चा भरेंगे। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी के जरिए नाम वापस लिए जाने के बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा आज सुबह 11:30 बजे नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। उससे पहले सुबह 11 बजे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी नामांकन भरेंगे। प्रशांत किशोर नामांकन के बाद स्काउट गाइड मैदान में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार आज अपना पर्चा भरेंगे। नीरज कुमार सिन्हा ये उम्मीदवार बदला गया है बीजेपी का वहां से, जबकि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी आज अपना पर्चा वहां से भरेंगे और पर्चा भरने के बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा अपना पर्चा वहां से दाखिल करेंगे, तो प्रशांत किशोर भी आज सुबह 11 बजे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और प्रशांत किशोर की एक सभा भी है। स्काउट गाइड मैदान में ये सभा प्रशांत किशोर करेंगे। बांकीपुर के उपचुनाव में प्रशांत किशोर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब वहां के जनता ये तय करेगी कि वो वहां से चुन करके किसे विधानसभा पहुंचाएगी। बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट बांकीपुर की। पार्टी ने अपने पहले के उम्मीदवार अभिषेक कुमार को बदलकर नीरज सिन्हा को टिकट दिया है। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव को जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की एंट्री ने दिलचस्प बना दिया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की कोशिश में है। बीते विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वहीं बांकीपुर सीट से आरजेडी की रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं, यानी आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता हैं, प्रशांत किशोर जनसुराज से हैं और नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी से हैं। यह त्रिकोणीय मुकाबला बांकीपुर उपचुनाव में होना है। यूपी को आज एक एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। यह नया एक्सप्रेसवे है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। राजधानी लखनऊ को औद्योगिक राजधानी कानपुर से जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लखनऊ में एयरपोर्ट के आगे सरोजनी नगर से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे कानपुर में गंगा घाट से थोड़ा पहले जाकर खत्म होता है। इस एक्सप्रेसवे को 2 हिस्सों में बनाया गया। पहला हिस्सा एलिवेटेड है जिसकी लंबाई करीब 17.5 किलोमीटर है। दूसरा हिस्सा ग्रीन फील्ड है जिसकी लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 4200 करोड़ की लागत से लगभग 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे फिलहाल 6 लेन का बनाया गया। इसकी चौड़ाई इतनी रखी गई है कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो इसे 8 लेन का किया जा सकता है और जमीन को अधिग्रहित करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ही जमीन का इंतजाम किया गया है। 1 लेन बढ़ाई जा सकती है। ग्रीनफील्ड वाले 45 किलोमीटर के हिस्से में एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 90 मीटर रखी गई है और इस पर अधिकतम स्पीड जो है वो अभी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तय की गई है और ट्रक के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस पर पहले से अभी तय हुई है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से कानपुर लखनऊ के बीच 3 घंटे का सफर 45 मिनट में पूरा हो पाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 3 इंटरचेंज बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से लोहे की जालियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही ये देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेसवे है जहां टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगे हैं, यानी फास्टैग रीडर बिना गाड़ी रोके टोल आपका कट जाएगा। साथ ही निगरानी के लिए 63 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो 500 मीटर तक साफ निगरानी कर सकते हैं। तो यूपी को आज ये एक नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लोग घंटों इस ट्रैक पर, इस रास्ते पर जाम में फंसते थे पहले और 2.5 से 3 घंटा इस रास्ते पर लोगों को लग जाता था और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद अब ये रफ सफ़र जो है लोगों का लखनऊ से कानपुर का, ये 45 से 50 मिनट में हो पाएगा।
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है, उसका उद्घाटन का समारोह है। इसी उपलक्ष्य में जो उन्नाव जनपद है वहाँ पर एक एग्जीबिशन है जो NHI के द्वारा आयोजित की जा रही है, उसी कार्यक्रम का निरीक्षण करने, साथ ही जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसी क्रम में जो तमाम इंतजाम हैं वो भी किए जा रहे हैं और साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोग ने फोर्स लगाई है और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है ताकि पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां पेशे से एक इंजीनियर ने पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, फिर खुद ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। युवक की पहचान श्रेष्ठ मलिक और युवती की पहचान इशाका के तौर पर हुई। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते थे। श्रेष्ठ पहले सेक्टर 55 में अपनी गर्लफ्रेंड इशाका के फ्लैट पर पहुंचा और दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ। इस विवाद के बाद श्रेष्ठ मलिक ने इशाका पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब इशाका के परिवार बेटी के फ़ोन नहीं उठाने से परेशान होकर उसके फ्लैट पर पहुंचे, जहां पुलिस के साथ जब वो फ्लैट के अंदर दाखिल हुए तो सबके होश उड़ गए। फर्श पर इशाका का खून बिखरा पड़ा था, खून से सनी हुई उसकी लाश पड़ी थी। पुलिस इस घटना की जांच कर रही थी कि एक युवक के ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड की खबर मिली। जांच में पता चला कि ये वही श्रेष्ठ मलिक है जो इशाका के फ्लैट पर आया था और उसकी हत्या करके वहां से चला गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में हिट एंड रन के मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्राइवर की पहचान देवांश कुमार के तौर पर हुई है, जो दिल्ली के नारायण विहार का रहने वाला है। पुलिस ने हादसे को अंजाम देने वाली स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल मामला 11 जुलाई का है, जब रात को तेज रफ्तार गाड़ी ने पैदल चल रहे शख्स को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में घायल शख्स को उसके दोस्तों ने अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं कार का ड्राइवर गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गया था। मृतक की पहचान उदय कुमार के तौर पर हुई, जिनकी उम्र 45 साल है। वो दिल्ली के खयाला इलाके के रहने वाले थे। राजौरी गार्डन में एक निजी दुकान में वो काम करते थे और उस हादसे में उनकी जान चली गई थी। हम काम करके वापस आ रहे थे, थाने से थोड़ा आगे जैसे आए, वही 8:20 के आसपास एक ब्लैक कलर की गाड़ी आई, उनको ठोक के चली गई। इतने स्पीड में थी, बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। जिनकी डेथ हुई है वो क्या नाम था, कैसा? उनका उदय माथुर नाम था। उदय पैदल आ रहे थे? हाँ, पैदल ही आ रहे थे, दोनों बंदे पैदल ही आ रहे थे। जो स्कॉर्पियो गाड़ी बता रहे वो कितनी स्पीड थी? वो कम से कम उस समय उसने एक बैग स्पीड देके और ऐसे घुमा दिया पूरा, टक्कर मार। लग रहा था स्टंट मार रहा था। ये स्टंट नहीं, उसको लग रहा था या तो पी रखा होगा या गाड़ी कैसे करके क्या घुमा दिया। हम तो एकाएक वो स्पीड दे दिया। इसके अलावा कितने लोगों को टक्कर लगी? उसके आगे भैया मैं देख नहीं पाया, आगे नहीं, मैं खुद जैसे गिरा, मेरा खुद ऐसे देख के हालत खराब हो गई। चंडीगढ़ में भी हिट एंड रन का मामला आया है, जहां शनिवार को सेक्टर 26 में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कार तेज रफ्तार से जाती हुई दिख रही। पुलिस ने बताया कि अमन जट और अलांस प्रीत नाम के 2 युवक डिस्को क्लब गए थे। क्लब से बाहर निकलते ही बेकाबू गाड़ी ने दोनों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार लगी कि दोनों युवक सड़क पर कई फीट दूर जाकर गिरे। हादसे के बाद ड्राइवर कार लेकर मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सिविल लाइन थाना इलाके के जिला परिषद मार्केट में रविवार को जब एक प्रेमी जोड़ा एक दुकान पर जलपान के लिए गया हुआ था, तभी भीड़ ने लड़के को मुस्लिम होने के शक में घेर लिया। इसके बाद युवक से नाम पूछा जा गया, विवाद बढ़ा, मामला मारपीट तक पहुंच गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ युवक के साथ हाथापाई कर रही, उसकी पिटाई की जा रही, जबकि युवती लगातार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। आरोप है कि इस दौरान युवती के साथ भी कथित तौर पर धक्का मुक्की और बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेमी जोड़े को भीड़ के बीच से निकालकर सिविल लाइन थाने ले गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। देखिए, 112 के माध्यम से एक सूचना संज्ञान में आई थी, जिसमें हमारी टीम द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर जो युवक है
जो पीड़ित युवक है उसको थाने पर लाया गया, उसको मजदूर की चिट्ठी देके उसका अभी इलाज करवाया जा रहा है और उस पर जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर तहरीर के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर उसमें जो है कार्रवाई, विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लड़की के साथ भी बहुत पूरी तरह से मारपीट की। जैसा मैंने बताया कि मेडिकल दोनों ही लोगों को करवाया जाएगा, जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, तहरीर सामने आएंगे, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई संबंधित के विरुद्ध कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई अमल में। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। देश के मैदानी इलाकों में मानसून अचानक थम सा गया है, लेकिन आज फिर से आफत की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अब 18 राज्यों के लिए बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट आया है। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि अगले 4 दिनों तक देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी 4 दिनों तक बारिश के आसार हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के लिए खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। मैदान में थमा मॉनसून, पहाड़ों पर मूसलाधार जारी। 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आफत मूसलाधार। पहाड़ पर कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पूरा पहाड़ दरक रहा है। सड़कें ब्लॉक हैं क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। आसमानी आफत ने किसी को नहीं छोड़ा। सड़क, दुकान, मकान सब सैलाब की चपेट में है और ये संकट आज देश के 18 राज्यों में बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल है। हालांकि मौसम विभाग की ऑल इंडिया वेदर रिपोर्ट ये भी बता रही है कि पाकिस्तान की तरफ से आ रही सूखी हवाएं अरब सागर, मध्य भारत और दक्षिण भारत तक फैल गई हैं। इसी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत बड़े मैदानी हिस्सों में मानसून के बादल पहाड़ों की तरफ चले गए हैं। इसके बावजूद पहाड़ों पर कोहराम जारी है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मंडी जिले में भारी लैंडस्लाइड से कोहराम मच गया। सड़क पर अचानक पहाड़ों से टूटकर बड़े बड़ी चट्टानें गिरने लगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। हिमाचल प्रदेश में ही किन्नौर इलाके में भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से ठप हो गया है। इस भयानक भूस्खलन के बीच सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि घटना के वक्त कोई गाड़ी या कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे किसी भी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने के काम में जुट गई है। हिमाचल से आई तबाही की इस तस्वीर को देखिए। लैंडस्लाइड का ये वीडियो सिरमौर जिले के बड़वास इलाके का है। यहाँ पर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हाईवे पर मलबा भर गया और गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। हिमाचल के साथ उत्तराखंड भी बाढ़ बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बेहाल है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक हिस्सा भर भरा कर हाईवे पर गिर गया। लैंडस्लाइड के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह ठप हो गया, जिसके बाद हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। मानसून की तेज बारिश के बाद बिगड़े हालात पर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। लैंडस्लाइड वाले इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये दाह संस्कार हुआ था, पानी बीच में आया और पानी आने के कारण देखो क्या हालत हो गई है। राजौरी में भी सैलाब का अटैक हुआ है। पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी घुस रहा है। राजौरी में नदियां उफान पर हैं और घाट के किनारे के हिस्से डूबे हुए हैं। यहाँ नदी किनारे अंतिम संस्कार करने के दौरान एक शमशान घाट पर सैलाब का अटैक हुआ, जिसके बाद पूरा इलाका पानी से घिर गया। अनंतनाग और पहलगाम में इस वक्त हालात विकराल बने हुए हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। लोगों का घर मकान तहस नहस हो गया है। लगातार बारिश से ग्राउंड पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहलगाम में शनिवार की रात को बादल फटा था।
लेकिन उसके निशान अभी भी डरा रहे हैं। नाला ओवेरा इलाके में क्लाउड बर्स्ट के चलते सैलाब का प्रचंड प्रहार हुआ था। फ्लैश फ्लड के साथ पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टानें टूट कर आ गयी। इलाके में बादल फटने के बाद आए मलबे में गाड़ियां दब गईं। होटल के कमरे में मलबा घुस गया है। सड़क पर पत्थर और पानी के साथ आए सैलाब ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गनीमत रही कि समय पर स्थानीय लोगों और होटल कर्मचारियों की मदद से सैलानियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। एक एक होटल में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। अब आज फिर से पहाड़ी राज्यों में बारिश का अलर्ट है, इसलिए लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।